कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 19 जनवरी 2025 को आपके एनएमएमएस का पेपर होने वाला है। तो उस पेपर के लिए आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में अपन देखने वाले हैं आपका मैथ का जो सेक्शन आएगा, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी के 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं। ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा इस वीडियो से, और आपका जो मेंटल एबिलिटी के जो 90 क्वेश्चन आएंगे वो आपको कैसे करना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप ऐप के ऊपर टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो आप ऐप का ऊपर जो अपने कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज़ है एनएमएमएस वाली, उसमें जाके आप पुराने पेपर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहे तो उसमें ऐप के ऊपर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेंटल एबिलिटी के जो आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके। मैंने आपके सेट वाले जो 90 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनमें आपके सामाजिक के 35 प्रश्न और आपके जो विज्ञान के 35 प्रश्न और 20 प्रश्न आपके गणित के, ये 90 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिया। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में अपने जो मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है मैथ वाला, जिसमें आपके जो 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विजातीय पद को छांटिए। इसमें से आपको अलग कौन सा है वो आपको इसमें कलेक्ट करना है। तो देखो इसमें अलग कौन सा दिखाई दे रहा है वो आपको इसमें बताना है। तो देखो जो मेंटल एबिलिटी आता है इसमें आपको केवल आपकी दिमागी जांच की जाती है कि आप कितना जो अच्छा सोच सकते हैं। तो आपको अच्छे से दिमाग लगा के जो पूछा गया है उसका उत्तर आपको उसमें लिखना होता है। वी जाति का मतलब ये होता है कि जो तीन तो एक जैसे हैं और एक उसमें कोई अलग है, तो चारों में से जो अलग है उसको छांटना है। ठीक है, उसको आपको इसमें ओड वाला बताना है कि इसमें ओड कौन सा अलग कौन सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 7 है। पहला ऑप्शन 7 है, फिर 14 है, फिर 13 है, 11 है और 13 है और 4 है। तो इसमें आपको अलग कौन सा लग रहा है। तो अगर आपको सम विषम संख्या के बारे में पता है तो आप इसमें देखेंगे कि जो 7, 11 और 13 जो है वो आपकी कौन सी संख्या है, वो आपकी विषम संख्या है। कौन सी संख्या ये विषम संख्या है। लेकिन 4 की बात करें तो 4 आपकी सम संख्या है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी आपके विषम संख्याओं के उदाहरण दे रखे हैं। तो इसका आंसर अपन क्या करेंगे, 4 कर देंगे। ऐसे आपको अलग छांटना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके हैं कि सरपंच, विधायक, सांसद और पटवारी, अब इन 4 में अलग कौन सा हुआ। देखो सरपंच को भी जनता चुनती है, विधायक को भी जनता चुनती है, लेकिन सांसद को भी जनता चुनती है। लेकिन बात कर लें पटवारी की, तो पटवारी जो होता है वो एक सरकारी व्यक्ति होता है, और ये जो किसी जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता है। ये इसमें आपके अलग हो जाएगा पटवारी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, पटवारी कर देना है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जिसमें आपके वर्ग दे रखा है, आयत दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और कोण दे रखा है। तो इसमें से आपके अलग कौन सा हुआ वो आपको बताना है। तो देखो त्रिभुज की बात करें, वर्ग की बात करें और कोण की बात करें, इनकी आप आकृतियाँ बना के देखो। वर्ग आपके 4 कोनों की आकृति होती है। ठीक है, आयत भी आपके 4 कोनों की आकृति होती है, त्रिभुज 3 कोनों वाली आकृति होती है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है, तो इन सब में देखो ये तो आपके त्रिभुज वर्ग आयत इस प्रकार से, और ये आपके कोण हैं। तो कोण में क्या होगा, कोण में देखो आकृति खुली है, जबकि वर्ग में, आयत में और त्रिभुज में आकृति बंद है। तो इसमें आपके अलग कौन सा हो जाएगा कि कोण वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, ये कोण वाला अलग कर देंगे, ये सबसे अलग इसमें उत्तर रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है कोण वाला, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे आपको अलग बताना है। नेक्स्ट जैसे सीताफल है, आम है, पपीता है और पालक है, इसमें अलग कौन सा हुआ। वी जाति का मतलब आपको अलग बताना है, तो इसमें अलग कौन सा हुआ। तो आप कहेंगे कि इसमें देखो 3 तो फलों के नाम हैं और एक इसमें सब्जी का नाम है। तो सब्जी कौन सी, पालक की सब्जी होती है, तो ये पालक वाला इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सीताफल, पपीता और आम ये तीनों ही फलों के नाम हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 नंबर क्वेश्चन है, सोना, पीतल, तांबा और चांदी, इनमें अलग क्या है। तो देखो इसमें 3 तो है धातु, सोना, पीतल और चांदी, ये तो धातु हैं। और ये जो पीतल हैं वो आपके मिश्र धातु हैं। क्या है, मिश्र धातु हैं। ठीक है, ये आपके ब्रांस जो है वो आपके मिश्र धातु होगा। इसमें 2 धातु मिलकर ये पीतल बनता है, जबकि सोना में केवल सोने होता है, तांबे में तांबे ही होते हैं, और चांदी में केवल चांदी ही होती है। लेकिन पीतल में 2 धातु से मिलकर बनती है। पीतल किससे बनती है, तो आपको साइंस में भी याद कर लेना है, पीतल पिताजी से बनती है। अब ये क्या बात हुई, पिताजी से कैसे बनती है,
तो पी से पीतल याद कर लेना, ता से तांबा याद कर लेना, जी से जिंक याद कर लेना। ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको प्रश्न पूछे कि पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो पीतल में तांबा और जिंक होती हैं, जिसको अपन शॉर्ट में याद कैसे करेंगे, पिताजी से याद कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन इसमें, इसका जो आंसर आएगा वो पीतल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, आपके पीतल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और इंदौर। अब इसको आप थोड़ा सा सोचो कि इसमें अलग क्या है। तो अलग ये है कि देखो, तीन तो अपने राजस्थान के नाम लग रहे हैं आपको, है ना, आपको लग रहा होगा, दिमाग में आया होगा, तो यार इसमें तीन तो जो नाम हैं वो अपने राजस्थान वाले हैं, और एक ये अपने राजस्थान में नहीं है। तो अलग कौन सा हुआ, जो राजस्थान में नहीं है वो अलग हो जाएगा। तो इंदौर है वो राजस्थान में नहीं है। तो इंदौर कहाँ पे, तो आप सभी को पता है, इंदौर जो है वो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, इंदौर करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट की ओर बढ़ते, खेत, फिर आपके पुष्प, तना और जड़। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, तो देखेंगे कि इसमें आपके जो पुष्प, तना और जड़ जो हैं वो पौधे के भाग हैं। ये क्या है, वो पौधे के भाग हैं। लेकिन बात कर लेते हैं इसमें आपकी खेत की, तो खेत पौधे का भाग नहीं होता है। इसका उत्तर क्या करेंगे, खेत कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 98। इसमें आपके गोवा दे रखा है, मध्य प्रदेश दे रखा है, दमन दीव दे रखा है और राजस्थान दे रखा है। तो बताओ इसमें अलग कौन सा हो। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा स्टेट अपना राजस्थान है एरिया के हिसाब से, और क्षेत्रफल में बात करें तो राजस्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से अपना उत्तर प्रदेश है। जबकि बात कर लेते हैं दमन दीव की, तो दमन दीव कोई एक स्टेट नहीं है, ये यूटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपने दमन दीव हो जाएगा। बाकी जो दे रखे नाम, वो नाम क्या है अपने, बाकी जो नाम दे रखे वो क्या है, अपने स्टेट हैं, और ये दमन दीव जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। आपको कमेंट करके बताना कि भारत में कितने तो स्टेट हैं और कितने यूटी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। इसमें कौन सा अलग होता है देख लेते हैं। देखो, नेपाल, जापान, भूटान और श्रीलंका। आप देखोगे यार इसमें तीन नाम तो अपने सुने सुने लग रहे हैं, भारत के कहीं आसपास में ही ये देश हैं। तीन नाम तो भारत के आसपास के हैं और एक भारत से दूर है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तीसरा हो जाएगा जापान। जापान क्यों अलग है इसमें, तो जापान जो है वो अपने भारत का पड़ोसी नहीं है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन जापान जो है वो अपने भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ये जापान सबसे अलग है इसमें। तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो उगते हुए सूर्योदय का जो देश है वो जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। राजस्थान की बात करें तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, तो इसका उत्तर जापान करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर आप क्या करेंगे, जापान करेंगे। नेक्स्ट है आपके आमाशय। नेक्स्ट जो आपके अलग बताना वो आमाशय, फेफड़े, ग्रसनी और छोटी आंत। आपने अपना जो पाचन सिस्टम ने आपने पढ़ा होगा, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में देखो आमाशय भी आता है, ग्रसनी भी आती है और छोटी आंत भी आती है। लेकिन बात कर लेते हैं इन फेफड़ों की, तो फेफड़े आपके श्वसन तंत्र में काम आते हैं। ये अलग भाग होगी, है ना, तो ये आपके याद रख लेना। फेफड़े श्वसन तंत्र में काम आते हैं, श्वसन के लिए काम आता है। हम कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। O2 वायुमंडल में कितनी, तो 21% है, और नाइट्रोजन का परसेंट कितना है वायुमंडल में, तो 78% है। हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो श्वसन के दौरान हमें जो CO2 छोड़ते हैं। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये सबसे जो अलग हो जाएगा इसमें, फेफड़े अलग हो जाएगा। बाकी आमाशय, ग्रसनी और छोटी आंत ये डाइजेशन सिस्टम जो होता है अपना पाचन तंत्र, उसके ये पार्ट होते हैं। तो क्या आंसर करेंगे इसमें, आपको फेफड़े कर देना है। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न आएंगे, है ना, वी जाति छांटिए। तो आपको 10 प्रश्न की थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज, अब इसका नॉलेज आपको सीधा कैसे होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, PYQ सोल्व करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है। मैंने ऐप के ऊपर आपके 2016 से लगा के 2024 तक के जितने भी पेपर हुए उन सभी को PDF डाल रखी है। तो आप उसमें टेस्ट सीरीज में जाके वो सारे पुराने पेपर देख लेना, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पुराने पेपर से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आखिर प्रश्न आते कैसे हैं, आपको तैयारी किन प्रश्नों की ज़्यादा करनी है।
जो आपका वीक पॉइंट हो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और ये मेट का जो आप आसानी से जो बड़े प्रश्न जो आसानी से नंबर अच्छे इसमें प्राप्त कर सकेंगे। तो 91 से लगा के 100 तक 10 प्रश्न आपके ये कौन से थे, वो आपके वी जाति अलग छांटने वाले थे। फिर एक प्रश्न आपके आता है आकृतियाँ गिनने का, कि इसमें आकृति गिनी कि इसमें कितने त्रिभुज है, कितने आयत है, कितने वर्ग हैं। तो इस प्रकार से आपको उसमें आकृति में जो संख्या जो दे रखी होगी उसमें वर्ग आयत की संख्या बतानी है। जैसे ये वाली आकृति है, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों, पहले तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज होते क्या है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे ये एक त्रिभुज, इसमें एक लाइन और खींच ले तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये 3 त्रिभुज हो गए, देखो 1 2 और एक ये पूरा 3 हो जाएगा। तो ये कितने हो गए आपके 3 त्रिभुज, तो ये हो जाएंगे। तो इस ऐसे आपके इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 3 त्रिभुज, तो ये हो जाएंगे और 3 ये हो जाएंगे। तो 3 तो इसके और 3 इसके, कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 6, तो ये हो रहे हैं। फिर आपके ये वाला 3 इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके 3 + 3 6 + 3 9 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके 9 त्रिभुज। तो इसका उत्तर आपको कितना करना है, 9 कर देना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके 9। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या पता पूछे तो त्रिभुजों की संख्या बता देनी है, आयत पूछे तो आयत बता देना है, वर्ग पूछे तो वर्ग बता देना है। और पुराने पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे तो और आपको इसमें बेनिफिट रहेगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो 9 है, कि इसमें से कौन सी आकृति में त्रिभुजों की संख्या 9 है वो आपको इसमें बताना है। तो पहली जो आकृति है इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9 है। इसमें आपके 9 आकृतियाँ होगी। फिर नेक्स्ट आपका इसमें पूछा गया कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो इसमें आयत कितने हैं, इसमें जो आयत है वो आपके 12 आयत है। कितने आयत इसमें, 12 आयत हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक एक इसमें गिनना पड़ेगा, ये 1 आयत है, ये 2 आयत है, ये तीसरा है, ये चौथा है, फिर आपका ये 5वां है, ये छठा है, 7वां है, 7 आयत तो ऐसे हो जाएंगे। 1 आयत ये आपका पूरा हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर आपको 2 2 लेना है, तो ये 1 आयत ये हो जाएगा 9, फिर आपका ये 10, फिर ये हो जाएगा 11, फिर आपको 3 3 ले लेने, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से आपको 12 आयत इसमें दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इसके वर्ग कितने हैं, क्या है इसमें वर्ग कितने हैं। तो वर्गों की संख्या इसमें आपसे पूछी जा रही है। तो देखो एक जो वर्ग होता है ऐसा, ठीक है, इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें एक वर्ग तो ये रहा, इसके अगर 4 भाग कर देते हैं तो 4 वर्ग और हो जाएंगे। तो 4 तो ये और 1 ये, 5 तो ये वर्ग हो जाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग होते हैं, ये 5 वर्ग होते हैं। कैसे, तो 1 2 3 4 तो ये और एक आपके पूरा बड़ा वाला, ये 5 वर्ग हो जाएंगे। फिर आपके एक वर्ग ये वाला भी है, तो ये कितने हो जाएंगे 6 वर्ग हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 104 का वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इसमें 5 और 1 6 वर्ग हो जाएगा। 5 तो देखो इसमें बन रही है छोटे वाले में, और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे 6 वर्ग हो जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो आपको त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली आकृति सामने, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुजों की संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। फिर नेक्स्ट है आपको इसमें 105 नंबर प्रश्न में, इसमें भी आपको आयतों की संख्या बताना। तो आयत कैसे निकालेंगे, देखो एक तो आयत ये पूरा हो जाएगा बड़ा वाला, ठीक है, एक आयत तो ये, फिर एक आयत ये होने के बाद में फिर अपन देखेंगे 4 आयत छोटे छोटे, 1 2 3 और ये 4 आयत ये हो जाएंगे। टोटल कितने आयत हो जाएंगे, 5 आयत तो ये हो रहे हैं। अब आपको इसमें 2 2 लेना है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा 6, एक ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 आयत ये हो जाएंगे। फिर ये तुमने आड़े ली, अब खड़े वाला भी लेके देखो 7 के बाद में फिर आपको देख लेना ये खड़े वाला। तो खड़े वाला आयत कितने हो जाएंगे, ये 2 2 लेके देखो, खड़े वाले हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 105 का जो आंसर है वो 9 हो जाएगा। तो 9 आपके ऑप्शन नंबर डी में जो फोर्थ ऑप्शन है वो दे रखा है। तो ऐसे आपको आकृतियों की संख्या गिन लेनी। फिर आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो सीरीज़ के आएंगे, श्रृंखला के आएंगे। ऐसे आपको कुछ नंबर दे रखे होंगे और उसका आपको अगला नंबर पता करना है। तो उसमें एक पैटर्न का आपको अगर पता चल जाएगा तो आप आराम से जो क्या करेंगे उसका आंसर पता कर लेंगे। तो पैटर्न के लिए आपको किन किन की जानकारी होनी चाहिए, एक तो आपको सम संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए,
एक आपको विषम संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक आपको अभाज्य संख्या की, ठीक है। अभाज्य संख्या एक तो ये जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो एक आपको जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, एक तो वर्ग के बारे में जानकारी हो, एक आपको घन के बारे में जानकारी हो। तो कक्षा 8वीं वालों को कम से कम 1 से लगा के 30 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए, बार बार लिखना उनको, और 1 से लगा के 10 तक आपको घन याद होने चाहिए। क्यूब और स्क्वायर आपको अच्छे से याद कर लेना है, 10 तक तो आपको क्यूब याद कर लेना है और 30 तक आपको स्क्वायर वर्ग याद कर लेना है। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें सीरीज वाले में। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है आपके ये सीरीज का कि 1, 8, 27 और 64। अब आप थोड़ा सा अगर आपको स्क्वायर और घन के बारे में जानकारी है तो अगर आप देखेंगे तो ये घन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये घन दे रखा है। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है ये, और 1 का घन भी 1 ही होता है, तो 1 का घन 1 है। फिर 2 का घन पूछें तो 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करने पे 8 आता है। इसी प्रकार से 3 का घन पूछें तो 3 की घात 3 मतलब 3 3 9 9 3 27 आता है। 4 का घन पूछे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि लगातार गिनती वालों को वर्ग है, घन है। 1 2 3 और 4 तो दे रखा है। अब आगे क्या आएगा, अब 4 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 का घन कितना होता है, तो अगर आपको 5 का घन निकालना नहीं आता है तो 5 को 3 बार गुणा कर दो, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये 5 के घन आ जाएंगे। तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 125। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, पहले क्वेश्चन 106 नंबर जो क्वेश्चन इसका आंसर कितना आएगा 125 आएगा, क्योंकि 5 का जो घन होता है वो 125 होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे। अब अगर आपको घन आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, एक तो 6 का घन कितना होता है, एक 7 का घन कितना होता है, एक 8 का घन कितना होता है, एक 9 का घन कितना होता है, एक 10 का घन कितना होता है। 1 से 5 तक घन हो गए आपके, 6 7 8 9 10 तक के घन आपको आगे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन अपने 2, फिर आपका है 2 के बाद में है 6, 6 के बाद में 12 और 12 के बाद में 20। तो अब यहाँ पे जो संख्या दे रखी है 2 6 12 20, अब इसमें आपको कोई संख्या पैटर्न फिक्स दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे इसका, आप जोड़ बाकी करके देखना तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे 2 और 6 का अंतर कितना है, तो 2 और 6 का जो अंतर है वो 4 का अंतर है, ठीक है। और 6 और 12 का अंतर कितना है, तो 6 और 12 का अंतर आपका 6 है। और 12 और 20 का अंतर कितना है, तो 12 और 20 का अंतर आपके 8 है। तो एक चीज़ आप में देखो कि 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो अब 8 से कितना होगा आगे, तो 8 से आगे कितना आएगा, 4 6 और 8, तो आगे की संख्या क्या आएगी, 10 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि पीछे 2 2 का अंतर है तो आगे भी 2 2 का ही अंतर आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ें तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ें तो 20 हो जाएगा। तो 20 में कितना जोड़ेंगे, अब 10 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा आपके, 30 उत्तर आएगा। तो ऐसे आपको सीरीज वाला आंसर करना है। इसका आंसर कितना निकालना है, 30 निकाल लेना है, जो कि तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 30, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका ये BENIN। तो इसमें BEIN में क्या है, देखो देखो बी से ये ई कैसा है, तो बी में अगर आप देखेंगे कि बी में अगर आप जो बी के बाद में आप आगे इसमें जोड़ें तो बी के बाद में CDE, तो ये इसमें आपके CDE, ई जो आ रहा है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो अब वापस ई के बाद में कितना आगे कितने नंबर पे आएगा, आई, तो ये देखेंगे तो ई में कितना जोड़ना पड़ेगा, ई के बाद में FGHI, तो इसमें आपके 4 और जोड़ने पड़ेंगे ई में, और तभी जाके वो आई आएगा। अब आई में कितना जोड़ें कि वो 5 ये एन आ जाए, तो उसमें आपको 5 जोड़ने पड़ेंगे। देखना आई के बाद में JKLMN, तो 5 जोड़ने पे क्या आ जाएगा आपके एन आ जाएगा। अब एन में कितना जोड़ें कि आगे का नंबर आए, तो देखो ये सीरियल बन गई, देखो 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, अब 5 के बाद में अगला नंबर 6 जोड़ना है, तो एन में 6 जोड़ के देखो आगे का जो नंबर है वो आ जाएगा। तो एन के बाद में छठे नंबर पे जो अक्षर आएगा वो अपना आंसर होगा। तो एन के बाद में OPQRS और T, तो छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, इसमें T आ जाएगा, और T आपके ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे आपको जोड़ बाकी जोड़ मोड़ के आंसर निकालने होते हैं। नेक्स्ट आपके कि 3 5 3 5 9 और आपके नेक्स्ट है 17,
तो अगला नंबर क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 से ये 5 और 9 और फिर 17, तो कितने का अंतर है? 3 और 5 में 2 का अंतर है, ठीक है। फिर 5 और 9 का कितने का अंतर है? तो ये 4 का अंतर है। और 9 और 17 का कितने का अंतर है? तो ये 8 का अंतर है। तो देखो एक पैटर्न है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो अब आगे अंतर कितने का आएगा? 8 का डबल 16 का अंतर आना चाहिए। तो 17 में आप 16 का अंतर निकालने के लिए ये जोड़ना पड़ेगा, 17 में 16, तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें? 33, जो कि दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। ऐसा आपको आंसर निकालना है। फिर आपके 110 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको नेक्स्ट बताना है ये कि नेक्स्ट में कितना आएगा? MN, LO, KP, JQ और IR। तो इसमें देखेंगे ये तो दोनों अलग अलग पैटर्न है, एक तो उल्टे चल रहे हैं और एक सीधे चल रहे हैं। एक तो उल्टे चल रहे हैं इसमें और एक वाले सीधे चल रहे हैं। जैसे M, L, K, J, I, ये तो उल्टी ABCD चल रही है। और N के बाद में ये N, O, P, Q, R, ये सीधी ABCD चल रही है। तो पहले वाला अक्षर वो आपके उल्टे ABCD का है और दूसरा वाला जो अक्षर है वो सीधी ABCD में है। तो दोनों आपको इसमें देख लेना है कि कौन सा उत्तर आगे सही आएगा। तो देखो पहले अपन सीधी ABCD का देख लेते हैं। एन के बाद में O, P, Q, R, तो लास्ट में अब क्या आएगा? S आएगा। आगे क्या आएगा इसमें? सेकंड नंबर पे जो अक्षर आएगा उसमें S आएगा। सेकंड पे S किस में दे रखा है? देखो केवल एक ही ऑप्शन है इसमें सेकंड में S दे रखा है, तो अपना आंसर केवल ये HS वाला हो जाएगा। और बाकी ये इधर आप उल्टा करेंगे तो M, L, K, J, I, तो I से पहले क्या आता है? H आता है। तो ठीक है, तो आप ABCD बोल के देख लेना, ABCD EF G H I J K L M N O, तो यह वाला आपके 110 में HSS का आंसर आएगा। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, किसी माह की 15 तारीख को बुधवार होता है तो इसी महीने की 7 तारीख को क्या वार होगा? तो एक महीने में आपको जो डेट पूछेगी, डेट दे रखी है उसमें वार पूछा गया है। तो याद रखें 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, ये इसे दिनांक के जो वार 1 तारीख को होते हैं वही वार 8 तारीख को होगा, वही वार 15 तारीख को होगा, वही वार 22 तारीख को होगा और वही वार 29 तारीख को होगा। तो इसमें 1, 8, 15, 22, 29, 1, ये आपको याद कर लेना है। ये इसी क्रम के अनुसार जो डेट है वो आपको वार सेम ही मिलेंगे। जैसे मान लो 1 तारीख को बुधवार है तो 8 तारीख को भी बुधवार होगा, 15 तारीख को भी बुधवार होगा, 22 तारीख को भी बुधवार होगा और 29 तारीख को भी बुधवार होगा। तो 1, 8, 15, 22, 23 अगर कैलेंडर है तो आप ज़रूर देख लेना इसको कैलेंडर में कि जो वार 1 तारीख को है वही वार 8 तारीख को मिलेगा, वही वार 15 तारीख को मिलेगा, वही वार 27 तारीख को और वही वार आपके 29 तारीख को मिलेगा। तो जो वार आपकी 1 तारीख को है वही 15 तारीख को होगा। तो इसमें दे रखा है 15 तारीख को कौन सा वार है? बुधवार है। 15 को अगर बुधवार है तो फिर जो 7 तारीख की पूछा गया है तो 8 तारीख को भी बुधवार ही होगा। तो 8 तारीख को अगर बुधवार है तो ये पूछ रहा है इसमें कि 7 तारीख को कौन सा वार होगा। तो बुधवार से पहले 7 तारीख ये अब मंगलवार आता है और 8 से पहले 7 तारीख आती है। तो 7 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा? इसमें मंगलवार आंसर हो जाएगा। तो 8 तारीख का पूछता है तो अपन बुधवार ही कर देते हैं, लेकिन ये 7 तारीख का पूछ रहा है तो एक दिन कम हो जाएगा, बुधवार की जगह पे मंगलवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके मंगलवार आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपके क्वेश्चन नंबर आपके हैं 112। 112 नंबर प्रश्न है ये कि उमंग जो है वो अपने घर से सुबह जो 8:29 पर पैदल निकलती हैं और वह प्रातः जो 9:02 पर स्कूल में चल रही जो अतिरिक्त कक्षा है उसमें पहुंच जाती हैं। तो आपको ये कमेंट कर ये बताना इसमें आंसर कि उमंग ने जो कुल कितने समय पैदल चला। तो देखो बात कर लेते हैं ये आपके 9 बजने में ये कितने समय बाकी है इसमें? तो ये देखो 8:30 होती तो 30 मिनट और 29 है तो फिर इसमें आपके 31 मिनट तो ये हो जाएंगे। और 9 बजे से ऊपर कितने हो रहे हैं? 2 मिनट हो रहे हैं। तो 31 और 2 कितने हो जाएगा? 33 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? आपके 33 मिनट इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका कि 2012 के बाद लीप वर्ष कौन सा होगा? तो याद रखें लीप वर्ष कौन सा होता है? तो लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो आपकी लीप वर्ष हो जाएगा। तो जैसे देखो इसमें 2012 के ठीक बाद पूछा है तो 2012 लीप वर्ष, इसमें देखो 2012 में जो 4 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका अगले 4 साल बाद जो आपके इस लीप वर्ष आएगा तो 12 के बाद में 4 और जोड़ दो, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
आपके 16 हो जाएगा। 2012 में 4 जनवरी 2016 जो होगा वो इसका लीप वर्ष होगा। और 16 के बाद में 2000 आपका 20 था, और 2020 के बाद में पूछे तो 2024 है। अब आपसे पूछे कि 2024 के बाद में लीप वर्ष कौन सा होगा, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि 2024 के बाद में अगला जो लीप वर्ष है वो कौन से वर्ष में आएगा। और लीप वर्ष में क्या होता है याद रखना, लीप वर्ष में जो फरवरी होती हैं वो फरवरी 29 दिन की होती हैं। लीप वर्ष में जो फरवरी होती हैं वो फरवरी 29 दिन की होती है, और हर 4 साल में फरवरी 29 दिन की आती हैं। बाकी फरवरी 28 दिन की होती हैं। जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी 29 दिन की आएगी, यानी कि 2012 में फरवरी 29 दिन की थी, फिर आपके 2016 में फरवरी 29 दिन की थी, फिर 2020 में, और 20 के बाद में 2024 में। अगर आपके पास में घर में जो कैलेंडर है 2024 का, तो उसमें देखना फरवरी 29 दिन की है, और जो 2025 का कैलेंडर आया है इसमें फरवरी आपकी 28 दिन की है। अब आप वापस आपके फरवरी 29 दिन की कब आएगी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि 2024 के बाद में अगला जो नंबर आएगा फरवरी 29 दिन का वो कौन से साल में आएगा। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो दर्पण प्रतिबिंब का है कि घड़ी में जो वास्तविक समय वो 12:09 हो रहा है, तो उसका दर्पण में अगर फोटो देखेंगे तो उसमें कितना समय आपको दिखेगा। यानी कि कांच में अगर कोई घड़ी को रखेंगे, देखेंगे उसका जो उसी समय, तो वो कितने समय आपको क्या समय बताएगी वो। तो अगर कोई घड़ी में जो 12:09 हो रहे हैं, अगर उसको अगर अपन कांच के सामने रखेंगे, दर्पण के सामने, मिरर के सामने, तो उसमें जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना समय हो रहा होगा, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 11:51 हो रहे हों। तो 12:09 हो रहे हैं, तो समय आपको घड़ी जो है वो कांच में कैसे बताएगी, तो वो उसमें बताएगी कि 11:51 हो रहा है। ये निकालेंगे कैसे, तो देखो, अगर घड़ी में जो समय है वो आपके 11 बजे से पहले पहले का दे रखा है, ठीक है, 1 बजे से लगा कि 11 बजे तक का दे रखा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको 11:60 में से घटाना है। लेकिन समय अगर आपकी 11 बजे से 12 बजे के बीच में हो, या 12 बजे से ये 11 बजे से 12 बजे से 1 बजे के बीच में हो, तो फिर आपको क्या करना है, आंसर जो है उसमें निकालने के लिए 23:60 में से आपको घटा लेना है। तो अभी ये समय जो 12 बज रहे हैं, तो आपको 23:60 में से घटाना है। तो 23 तो ये घंटे हैं और 60 ये मिनट हैं। तो 23 में से घटाएंगे 12, और 60 में से घटाएंगे 9। तो देखो, जैसे 60 में से 9 जाएगा तो 51 बचेगा यहाँ पे, और इधर क्या है 23 में से 12 जाएगा तो 11 बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 11:51 आपको उसमें दर्पण में इसका फोटो दिखेगा। यही अगर आपके जल प्रतिबिंब में तो उसकी अलग बात है, ये दर्पण प्रतिबिंब का आपके लिए याद रखना है। इसी प्रकार से आपका 15वां प्रश्न है कि घड़ी में जो 8:10 और 12 सेकंड हो रहे हैं, तो दर्पण में कितना होगा। तो ये 8 जो बज रहे हैं वो देखो 1 से 11 के बीच में, तो आपको क्या करना है, 12 में से ये 11 में से घटाना है, तो 11, 60 और 60 इसमें से आपको घटाना है। 3 दे रखा तो आप 3 बार लिखेंगे, ये घंटे हैं, ये मिनट है और ये सेकंड है। 11 में से घटाएंगे 8, 60 में से घटाएंगे 10, और 60 में से घटाएंगे 12 सेकंड, घटा लेंगे तो 12 घटाएंगे 60 में से तो 48 बचेगा, और 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 घंटे 50 मिनट और आपके 48 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 3:50 और 48 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट और ध्यान रखना इसमें, अगर आप सेकंड साथ में लेते हैं तो फिर आपकी यहाँ पे 60 मत लेना, यहाँ पे 59 लेना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, ये यहाँ पर ये, तो ये 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड ले रहे हैं। जैसे अभी घंटा और मिनट के लेते हैं तो अपन 11 और 60 लेते हैं, लेकिन सेकंड साथ में ले तो फिर 11, 59 और 60 लेना है। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। बस थोड़ा सा करेक्शन ये देख लेना यहाँ पे, तो ये आपकी कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये 49 मिनट और 48 सेकंड, 3:49, 48, तो 3, 48, 49, 3, 49, 48 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल लेना है। नहीं पता हो, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, इसको समझ में आ जाएगा। वापस समझा देता हूँ मैं ये वास्तविक समय वाला, कि अगर समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में हो रहा है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में, तो फिर आपको 23:60 में से घटाना है। सेकंड भी ले रहे साथ में, तो यहाँ पर 59 कर देना और आगे 60 कर देना। यही समय अगर आपका 1 बजे से 11 बजे के बीच में है, समय आपका 1 बजे से 11 बजे के
बीच में है तो फिर आपको किस में से घटाना पड़ेगा, फिर आपको 11:60 में से घटाना है। और ये अगर सेकंड भी है तो फिर आपको यहाँ पे 59 कर देना है, 59, और यहाँ पे 60 सेकंड कर देंगे, तो ये आपके टोटल 12 घंटे हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी, जो गायब संख्या है वो आपको बतानी है, आगे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। जैसे 1 4 5 1 3 5 7, ठीक है, ये क्या है 1 3 5 7, तो ये 1 3 5 7 क्या है, देखो 1 3 5 और 7, ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 के बाद में आगे का नंबर क्या आएगा, देखो 1 को छोड़ के 1 है तो 7 के बाद में 9 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इनका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये जो दे रखा है 1 9 25 49, ये इनका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आपको बताना है कि 9 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 गुणा 9 कितना करेंगे, 9 9 में 81 हो जाएगा। ये 64 किसका, तो 64 8 का वर्ग है। 100 किसका, तो 100 आपके 10 का वर्ग है। 121 किसका, तो ये आपके ये 11 का वर्ग है। तो ऐसे आपको जो इसका आंसर कितना कर देना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके ऑप्शन नंबर बी 9, 81 इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना करेंगे, ये ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड वाला है 81, ये करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है एक तो 12 का वर्ग कितना होता है और एक आपको 15 का वर्ग कितना होता है। एक ये कमेंट करके बताना कि 289 जो है 289 ये किसका स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 7 11 11 17 13 और 19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये 7 5 7 और फिर ये 11 17 23 और 19। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, यहाँ पर एक को छोड़ के एक को लेना है। तो 5 11 17, ठीक है, और 17 के बाद में क्या है देखो 23। तो इसमें 4 4 जोड़ रखिए, कितने का अंतर इनमें, 5 और 11 में 4 का अंतर है। 11 एक मिनट इसको वापस देखते हैं, 5 और 11 में 6 का अंतर है, और 11 और 17 में 6 का अंतर है, और 17 और वापस आपके ये 23, इसमें 6 का अंतर, तो 6 6 का अंतर आपको उसमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये वाला देखेंगे सेकंड वाला, तो 7 और 11 में इसमें कितने का अंतर है, इसमें आपके 4 का अंतर है, 7 और 4 11। तो 11 में और फिर आपके आगे जो नंबर आएगा उसमें भी कितने का अंतर होना चाहिए, 4 के अंतर होना चाहिए सेकंड नंबर में। तो 11 में 4 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसमें 15 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 15 आएगा। अब ये नेक्स्ट वाला भी चेक कर लो कि ये 15 सही है गलत है। तो 15 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 19 आएगा, जो कि आपके यहाँ पे दे रखा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा वो 15 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऐसे ही आपके 118 नंबर है कि 5 10 17 26 और 25। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये संख्या किसके पास में आती है। 5 जो है वो 2 के वर्ग के पास की संख्या है। 9 जो है वो 10 जो है वो 10 3 के वर्ग के पास की संख्या है। 17 4 के वर्ग के पास में, 26 5 के वर्ग के पास में, 50 7 के वर्ग के पास में। तो ये वर्ग संख्या है और उसके में एक एक जोड़ रखा देखो। तो 2 के वर्ग में एक जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में एक जोड़ो ये 5 हो जाएगा। फिर आपके 10 कैसे आए, तो 3 का वर्ग, 2 के बाद में 3 का वर्ग 9, 9 में एक जोड़ा तो ये 10 है। फिर ये 17 कैसे आए, तो 2 3 के बाद में 4 का वर्ग 16, एक जोड़ेंगे तो 17। और फिर 4 के बाद में 5 आएगा तो 5 का वर्ग 25, एक जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये गिनती हो गई आपकी सीरियल से 2 3 4 5 तक। अब आपको अगला नंबर क्या लेना है, 5 के बाद में 6 लेना है, और जैसे पीछे जोड़ा वैसे इसमें भी जोड़ देंगे। तो 5 का वर्ग तो कितना होता है 25, और ये एक 26 तो पहले ही दे रखा है। अब 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 37। इस प्रकार से आपको वर्ग याद होंगे, तो आपको 30 तक वर्ग याद कर लेना है। आपके चैप्टर में भी है वर्ग और आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो वर्ग याद कर लेना, और 10 तक आपको गण पक्के याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके 80 48 36 24 और 15। इसमें देखो एक एक जोड़ रखा था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 81 के पास में 80 है तो 81 9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से एक कम कर रखा है। 48 तो ये 49 के पास में, तो इसमें से एक कम कर रखा है। 35 36 से एक कम कर रखा है। 24 ये 25 से एक कम कर रखा है। 15 16 से एक कम कर रखा है। कुल मिला के उल्टे गिनती में, ठीक है, ये जो लिखे हुए ये उल्टे लिखे हुए हैं।
यानी कि ये 9 का वर्ग है, उसमें से 1 कम किया। फिर ये 7 का वर्ग है, 1 कम किया। 6 का वर्ग में 1 कम किया। 5 के वर्ग में 1 कम किया। 4 के वर्ग में 1 कम किया। तो बीच में क्या आ रहा है, 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8 आता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। जैसे इसमें कम कर रहे हैं वैसे इसमें भी 1 कम कर देंगे, तो 64 में से 1 कम होगा तो 63 आंसर आएगा। तो 63 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो फर्स्ट इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 63 वाला है ए, वो इसका सही उत्तर रहेगा। देखो मेंटल एबिलिटी के सवालों को करने के लिए कोई सूत्र नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस दिमाग लगाना है, जोड़ तोड़ के उत्तर निकालना होता है। आपकी मर्जी पर जैसे करो, आंसर आ जाना चाहिए और आंसर सही होने चाहिए। जैसे ये वाला 120 नंबर वाला है, इसमें देखो 3 5 6, अब इसमें कोई पैटर्न फिक्स नहीं दिख रहा है, तो अब एक को छोड़ के एक देखो तो थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा कि 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो ये डबल होते जा रहे हैं, है ना। 3 3 का इसमें अंतर है। 3 6 9 12 में कितने कितने का अंतर है, 3 का पहाड़ा है, 3 6 9 12। तो फिर सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाला देखेंगे तो ये 5 का 10 हुआ, फिर 10 का कितना होगा, फिर उसके बाद में 20 हो जाएगा। तो आपको 5 से 10, 5 का अंतर है, और 10 और 5 और जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 15 में और कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 20 आ जाएगा। देखो इसका मतलब यहाँ पे 20 में कितना आएगा, आपके 15 आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके आंसर कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो और ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने आपको ऐप के ऊपर दे रखा है। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो 49 रुपये पे करके अपनी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, सामाजिक के चैप्टर वाइज, आपकी चारों ही किताबों के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे और मिलेंगे। इसके अलावा विज्ञान के, गणित के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। और टेस्ट आप कई बार दे सकते हैं, एक से अधिक बार भी आप दे सकते हैं, जितनी मर्जी पड़े उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट के लिए आपको जो तब तक देते रहना है जब तक कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाएं। बार बार उसका सॉल्यूशन देखते रहें, याद कर लें उन टेस्टों को, और एक भी प्रश्न उसमें से बाहर आपका नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी में से आपको देखने को मिलेगा। तो टेस्ट ज़रूर देना है आपको ऐप के ऊपर। और आपकी मेंटल एबिलिटी की जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपके और भी जो सेट वाले क्वेश्चन होंगे, साइंस के, सोशल साइंस के, गणित के, वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। अपना टारगेट ये कि आपको इस बार जो NMMS का जो पेपर होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो, 48,000 की जो स्कॉलरशिप मिलती हैं उसकी लिस्ट में आपका नाम आए। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। 19 जनवरी अभी आपके पास में कम से कम है जो 10 दिन और पड़े हैं। तो 10 दिन में आप आराम से जो तैयारी करके इस NMMS परीक्षा को पास कर सकते हैं। कई बच्चों ने यहाँ से पास करी है, आप जो वीडियो सेक्शन में जो इनके कमेंट वगैरह भी देख सकते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपके 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 जो है ये AJS BKT CLU ENW है। कोई समझ में नहीं आ रहा है, देखो सब समझ में आएगा। एक एक अक्षर को देखो, पहला पहला अक्षर मिला हो सबका, तो ये ABCE, तो बीच में क्या छूट रहा है, D छूट रहा है, तो एक तो D लेंगे। फिर सेकंड वाला देखो JKL, L के बाद में क्या आता है, M आता है, और ये लास्ट में N दे ही रखा है। तीसरे नंबर को देखो STU, U के बाद में आता है V, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, DMV। DMV कहाँ दे रखा है, देखो DMV आपके तीसरे नंबर में दे रखा है। ऐसे आपको एक एक उत्तर आपको ढूंढ के निकालना है। फिर आपके 122 नंबर प्रश्न है कि ANDQ GT और JW। तो A और आपके D के बीच में आपको गैप देखना है कि A और D के बीच में कितने का गैप है। तो A के बाद में BC, दो अक्षर है इसमें, है ना। और इसी प्रकार से D के बाद में G के बीच में कितने का अंतर है, तो D के बाद में EF, दो का अंतर है। G के बाद में HI, दो का अंतर है। तो J के बाद में भी आपको दो का अंतर लिख के अगला अंतर आप में जो अक्षर है वो निकाल लेना है। तो J के बाद में दो छोड़ के तीसरा देख लो, J के बाद में KL, दो छूटेंगे और अगला अक्षर कौन सा आएगा, M आएगा। तो JKL और M, तो M वाला उत्तर हो जाएगा। तो M आपका केवल एक ही देखो इसमें दे रखा है, तो यही इसका आंसर रहेगा। ये जो आते हैं वो आपके मिलान करने वाले, दो दो के जोड़े, तीन तीन के जोड़े, A B B C C C C D D D, ऐसे आपको इसमें मिलान करना होता है। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, आपको जो आंसर इसमें पैटर्न बनता हो ABB ACC, ऐसे आपको इसमें पैटर्न बनाना होता है। तो 123 का आंसर इसमें आपके जो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें ए उत्तर है। और 124 का जो आंसर आपके सेकंड वाला ऑप्शन है AC, ठीक है, ये BACD, ठीक है। फिर आ जाएगा C, तो BACD।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि EM, II, ME और QA, इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट बताना है। तो E के बाद में I, तो E के बाद में F, EF, G, H और I चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, I के बाद में J, K, L, M चौथे नंबर पे आ रहा है। M के बाद में Q, तो M के बाद में N, O, P, Q चौथे नंबर के बाद में आ रहा है। अब आपको देखना है कि Q के बाद में चौथे नंबर पे क्या आता है। तो Q के बाद में चौथे नंबर पे क्या आएगा, R, S, T, U आएगा। अब U आपके केवल 2 ही उत्तर में दे रखा है, या तो आपका उत्तर सेकंड वाला होगा या फिर आपका तीसरा होगा UW। तो अब आपका दूसरा अक्षर भी देखना पड़ेगा। M के बाद में I, ये वाला उल्टा चलेगा ये, तो ये चलेगा आपके इधर M, फिर M के बाद में M से वो I पे, I से E पे, E से आपका A पे। इसमें कम होते जा रहे हैं, इसमें संख्या कम होती जा रही है। तो कितने कितने का अंतर है, तो ये A से जैसे आपको देख लेना है E वाला कि इसमें कितने का अंतर है। तो A के बाद में B, C, D, E ये चौथा नंबर पे है। E के बाद में F, G, H, I चौथे नंबर पे। तो इसमें से 4 कम करेंगे, तो Z इसमें 4 कम करेंगे तो ये आपके अक्षर आते हैं जैसे W, X, Y और Z। तो A से 4 नंबर कम करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 कहाँ पे आ जाएगा, वो W पे आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, इसमें UW इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो 126 से 130 तक इस प्रकार की डायग्राम दे रखा होगा आपको, और इसमें से संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसमें डायग्राम में आपको पहले इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना है कि किसमें क्या बता रखा है। तो इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ध्यान से तो आराम से आपको उसमें पता चलेगा कि त्रिभुज जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी को बताता है, खेल को। ठीक है, त्रिभुज जो है वो क्रिकेट खेल को बताता है, आयत में फुटबॉल है, वृत्त में टेनिस खिलाड़ी को दर्शाता है, और फिर इसमें दिए गए अंक खिलाड़ियों की संख्या है। तो आपको बताएं कि त्रिभुज में कितने हैं, वर्ग में कितने, इस प्रकार से देखना है। तो इसमें आपको देख के बताना है कि कितने खिलाड़ी, ये 126 नंबर प्रश्न है, ऐसे कितने खिलाड़ी जो केवल टेनिस खेलते हैं। टेनिस किस में, तो टेनिस देखेंगे आप इसमें, तो टेनिस का नाम व्रत में आए हैं। तो व्रत के अंदर देखेंगे व्रत वाले सारे के सारे क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। तो ये जो इसके अंदर सारे जो इसमें नाम दे रखे हैं वो सारे ही आपके टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे ये व्रत वाले टेनिस के खिलाड़ी। अब इसमें कुछ तो इसमें त्रिभुज में भी आ रहे हैं, जैसे इसमें 6 को देखेंगे तो 6 वाला जो है वो आपका इसमें त्रिभुज में भी आ रहा है, ये 6 इस त्रिभुज में भी आ रहा है। और इसके अलावा इसमें ये जो 5 है वो आयत में भी आ रहा है, 10 है वो आपके व्रत में भी आ रहे हैं, त्रिभुज में भी आ रहा है। तो आपको केवल व्रत में कौन सा आ रहा है, केवल टेनिस का मतलब टेनिस व्रत में है, तो केवल व्रत में अलग कौन सा है, तो इसमें 8 आ जाएगा। देखो 8 ये बाहर है, इसमें और कोई इसमें साथ में नहीं है, तो इसका आंसर क्या करेंगे, 8 करेंगे। सेकंड वाला है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में आ रहा है। तो इसमें इस 6 को देखो बीच में, ये 6 जो है इस डिब्बे में भी आएगा, त्रिभुज में भी आ रहा है और इस व्रत में भी आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसका 6 आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सभी खेल खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब टेनिस का किस में आया, व्रत में, तो व्रत में भी आता है, और फुटबॉल का मतलब आयत में भी आता हो। तो ऐसा कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो टेनिस और फुटबॉल दोनों में किस में आ रहा है, व्रत और आयत दोनों में आती है, वो संख्या लिखनी है। तो व्रत में और आयत में, व्रत में और आयत में कितनी संख्या हो जाएगी, व्रत में और आयत में ये संख्या हो जाएगी आपकी 5। कितनी हो जाएगी, 5। बाकी ये जो 6 है वो आपके त्रिभुज वाला क्रिकेट भी खेलता है, हमें केवल ये 5 करना है, क्योंकि ये जो 5 है वो टेनिस भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ये 5 वाला ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। केवल फुटबॉल, तो फुटबॉल किस में, फुटबॉल है आपके आयत में। फुटबॉल किस में है, फुटबॉल है आयत में। तो आयत में कितने जो केवल बाहर आपके फुटबॉल में वो आपके 9 हैं। कितने हैं, 9। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने, 9 हो जाएंगे। केवल फुटबॉल वाले 9 हो जाएंगे। कितने खिलाड़ी जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट वाले कितने हैं, तो क्रिकेट कितने हैं, त्रिभुज में। तो त्रिभुज में आपके 6 हैं, 6 बाहर है अकेले, तो इसका उत्तर आपके 6 कर देना है। तो ऐसे आपको 5-6 प्रश्न ये पूछे जाएंगे।
फिर कुछ क्वेश्चन आपके दर्पण प्रतिबिंब वाले हैं, जैसे ये वाला दर्पण प्रतिबिंब, तो ये कांच में कैसे दिखेगा, तो कांच में देखो ये जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, कांच में ऐसे होता है कि जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड है तो ये आपके इधर राइट हैंड बन जाएगा और राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको उल्टा दिखता है तो ये आपको याद कर लेना है एक तो। ठीक है, इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। ठीक है, विकल्प जो दे रखा है उसमें आपको दर्पण की प्रतिबिंब आपको बतानी है कि फ़ोटो में जो बनेगा वो आपका कैसा चित्र बनेगा। तो ई है तो वो ई कैसा हो जाएगा, ये ई आपके फर्स्ट में नहीं आके ये लास्ट में आएगा और लास्ट में भी ये ई जो होता है वो कांच में देखना, वो ई जो है इस आपको ऐसा दिखेगा। तो लास्ट में जो ई आपको ऐसा दिखाई दे रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में ऐसा ई केवल आपके एक ही जो ऑप्शन में दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप फर्स्ट में कर देंगे ई को तो वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट में कभी भी जो दर्पण में आपके फोटो आएगा तो फर्स्ट में ये फर्स्ट वाला नहीं आता है, ये फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा। तो ये ई जो है वो आपके लास्ट में आएगा और उल्टा आएगा। कांच में देखेंगे तो ई आपको ऐसा उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो ये ई आपको कांच में ऐसा दिखेगा उल्टा, ऐसा उल्टा आपको केवल इसी डी ऑप्शन में दे रखा है। तो बस यही इसका आंसर दिखेगा। ठीक है, यही इसका आंसर दिखेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 3, 7, 5। तो 3, 7, 5 का जो कांच में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये जो 3 है वो बाद में आ जाएंगे, 3 ये बाद में आएंगे और वो भी उल्टे आएंगे, तो ये उल्टे आ जाएंगे ऐसे। तो ऐसे जो बाद में दिखाई दे रहे हैं वही इसका आंसर होगा। तो ऐसे बाद में कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बाद में केवल आपको एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये देखो 3 तो है लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आपके सीधे हैं तो ये नहीं आएगा, लास्ट वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 देखो लास्ट में आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन, इसमें 3 सबसे लास्ट में है और उल्टे भी हैं। तो 3, 7 और 5, और 5 भी उल्टे आएंगे। ये जो 5 हैं वो आपके उल्टे बन जाएंगे ऐसे। 7 मान लो ऐसे है तो 7 आपको ऐसे उल्टे दिखेंगे। तो बस इसका जो उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर 3 का देख लेना है, सी में इसका उत्तर दिख रहा है। फिर आपको देखना है ये 168 वाला, इसमें कैसा दिखेगा, तो एम ये वाला है तो ये दर्पण आपका ऊपर है तो ये नीचे दिखेगा इसका फोटो। ठीक है, कांच में ये नीचे दिखेगा, तो कांच में एम कैसा दिखेगा, डब्ल्यू बन जाएगा। कांच में जो एम है वो डब्ल्यू बन जाएगा। और देखो ये अगर ऐसा स्थिति में लगा हुआ है तब तो फर्स्ट वाला लास्ट में ही दिखेगा और लास्ट वाला फर्स्ट में दिखेगा। लेकिन अगर आप जल प्रतिबिंब दिख रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में फर्स्ट वाला फर्स्ट में आता है और लास्ट वाला लास्ट में आता है। तो ये जो दर्पण है एक प्रकार से जल प्रतिबिंब में उसकी जो प्रतिबिंब वाली छाया दिखाएगा। तो ये आपके जल प्रतिबिंब का ही उदाहरण है एक प्रकार से। जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है तो पानी में ऐसा नहीं कि ये एम फर्स्ट का लास्ट में चला जाएगा, पानी में तो फर्स्ट का फर्स्ट में रहता है, लेकिन कांच में ये उल्टा हो जाता है, फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाता है। तो एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो एम डब्ल्यू केवल आपको एक में ही दे रखा है, क्या दे रखा है, एम का डब्ल्यू आपके एक में ही दे रखा है, बाकी सब में गलत ऑप्शन दे रखा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आपके एक प्रश्न जो आता है वो पासे का आता है। तो पासा इस प्रकार से डाइस होती है, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें विपरीत फलक पे कौन सा जो अंक या रंग आएगा वो आपको बताना होता है। तो इसको देखें हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो ऑप्शन दे रखे उसको आपको काट देना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो फिर एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अपना आंसर रहेगा। कैसे करेंगे इसको, जैसे ये कह रहे हैं कि एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है, पीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो पीले रंग के जो साथ में है ना, पीले रंग के साथ में वो इसके विपरीत नहीं होगा। जैसे पीले रंग एक तो इसमें दे रखा है पीला, एक इसमें पीला दे रखा है, एक इसमें पीला दे रखा है, एक इसमें पीला दे रखा है। तो पीले रंग के साथ वाले जो कलर हैं वो उसके विपरीत वाले पे नहीं होंगे। तो ये साथ वाले हैं, जैसे ये पीला है तो नारंगी और नीला, तो नारंगी और नीला तो नीला नहीं होगा इसमें। इसके अलावा पीले के साथ में नारंगी और गुलाबी, तो ये गुलाबी भी नहीं होगा। पीले के साथ में आपके हैं और है इसमें एक तो लाल बचा हुआ और एक आपके नीला, तो पीले के साथ में लाल भी नहीं होगा, तो ये लाल भी कट जाएगा। तो पीले के साथ में बचा हुआ कौन है, बैंगनी है। तो पीले की जो विपरीत फलक होगी वो आपके बैंगनी कलर की हो जाएगी। ऐसे आपको काटते काटते लास्ट अपने आंसर तक पहुंच जाना कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। इस प्रकार से जो होगा वही अपना आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा आएगा, तो 5 के साथ में जो है वो 5 के उसके ऑपोजिट साइड में नहीं होंगे। तो 5 के साथ में एक तो 2 और 3 है और एक 6 और 7 हैं। तो अब कौन नहीं है, तो इसमें जो नहीं है उसको आंसर कर देंगे। तो 5 के साथ में 2 और 3 नहीं होगा, तो 2 और 3 नहीं होगा 5 के विपरीत। और एक ये 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 तो 5 के साथ में दिख रहा है, तो 4 भी नहीं आएगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 यहीं पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो 5 के नीचे वाले हिस्से में है।
जैसे आपके ये पूछा गया है कि पाठ्य की निम्न स्थितियों के आधार पर दो बिंदुओं के विपरीत बताना है कि दो के जो विपरीत वो कौन सा होगा। तो दो के विपरीत देखो, एक तो 5 नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, एक 3 नहीं आएगा, एक 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको अपन काट देंगे। एक तो देखो ये 2 के साथ में एक तो 1 नहीं आएगा, एक तो 1 को काट देंगे। 2 भी नहीं आएगा, ठीक है, 2 के विपरीत 2 भी नहीं होगा। फिर ये 6 भी नहीं होगा, देखो तो 6 वाला भी कट जाएगा। तो बचा हुआ क्या है, या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। तो इसका उत्तर अपन 4 कर देंगे। तो ऑप्शन 164 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, इसमें आपको बताना है कि इस पासे की परिस्थिति में ऊपर जो 3 दिखाई दे रहा है इसके नीचे क्या है। तो 3 वाले के नीचे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो 3 के देखो नीचे एक तो 5 और एक 2 नहीं आएंगे, तो जो साथ में दिख रहे हैं वो तो नहीं आ सकते। तो ये तो 5 और 2 को तो काट ही देंगे। फिर 5 और 2 के बाद में ये 6 और 4 भी नहीं आ सकता है, तो इसमें से 4 आपके हैं तो इसको काट देंगे। तो फिर क्या आएगा, ये 1 आएगा। या तो 1 आएगा, ठीक है, या फिर आपके इसमें 3 तो है ही इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें 1 होगा इसके विपरीत फलक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके दर्पण वाला देख लेते हमने, और फिर कुछ क्वेश्चन ये आकृतियों वाले, तो आकृतियों का एक अलग से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको जो इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आकृतियों वाला एक अलग ही पूरा वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो ये इस प्रकार के सारे जो क्वेश्चन थे, लगभग आपके 180 प्रश्न आएंगे, उसमें से 90 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के मैट के आने वाले हैं। तो अधिकतर प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने सोल्व किया। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो, इसके लिए अपन इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसका सोल्व करवा दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने कई सारे पेपर डाल रखे हैं ऐप के ऊपर, 2016 से लगा के 2024 तक के जो पेपर है वो सारे डाल रखे मैंने, उनको आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 49 की प्राइस में आपको जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी हो तो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज से समझे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, इसमें मैसेज कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आप रोज़ाना टेस्ट दें। टेस्ट सीरीज़ में आपको 8वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसकी भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही आपके जो NMMS का पेपर होगा उसकी भी शानदार तैयारी आपको यहाँ पे करवा दी जाएगी। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है अपना फीडबैक ज़रूर दें, कैसा आपको टेस्ट लग रहा है। और टेस्ट सीरीज में जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके सामाजिक के जो सभी आपकी 3 किताबें हैं उनके टेस्ट अपलोड कर दिए। साथ ही हमारा राजस्थान जो किताब है, चौथी किताब, उसमें सभी प्रश्न आएंगे, तो उसका टेस्ट भी आपके अपलोड उसी फोल्डर में मिल जाएगा। तो सभी टेस्ट आपको बार बार देना है, तब तक देते रहना है जब तक कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए। अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं आप उसमें। तो टेस्ट देने के बाद में अपना स्कोर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।